शरीफ गुंडा अध्याय 15। तुम और यहां? युग शेखर अपने रिवॉल्विंग चेयर से उछलते हुए बोला। क्यों बे चिकने, तुम्हारे ऑफिस में आना मेरे लिए बैन है क्या? रतन दत्त ने बोलते हुए हाथ आगे बढ़ाया, जबकि युग शेखर अपनी चेयर से उठकर टेबल को घूमते हुए आया, क्योंकि रतन दत्त टेबल की दूसरी तरफ खड़ा था। हाथ नहीं, गले मिल ले यार, युग शेखर रतन दत्त को अपनी तरफ खींचते हुए बोला। रतन दत्त भी युग शेखर के गले लग गया। युग शेखर गले मिलने के बाद अपने चेयर की तरफ बढ़ते हुए बोला, बैठ जा कुतुब मीनार। यार, तुम्हारी यह बार बार तुलना करने की आदत कॉलेज के ज़माने से है, और तू एक मशहूर जासूस बन गया, फिर भी तेरी बोलने की आदत अभी भी वैसी की वैसी ही है, रतन दत्त एक्साइटेड होते हुए बोला। बदला तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेरे सिवाय। तू तो अमेरिका में जाकर मुझे एकदम से भूल ही गया। ऐसा लगता है प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ व्यस्त हो गया है, युग शेखर शिकायत भरे अंदाज में बोला। वो सब छोड़ यार, तूने तो ब्यूटीफुल सेक्रेटरी रखी है, बोले तो एकदम पटाखा है। मुझे तो आने ही नहीं दे रही थी, बहुत समझाए कि कॉलेज का दोस्त है, सरप्राइज देना है, तब कहीं जाकर मानी। तू तो कॉलेज के ज़माने से लबर बॉय रहा है, रतन दत्त युग शेखर को चिढ़ाते हुए बोला। क्यों बे चार मीनार, तू अब तक नहीं सुधरा? वो मेरी कलीग है, बियॉन्ड दैट कुछ भी नहीं। अच्छा ये सब छोड़, तू बता अब तू कैसा है? तेरे ख्यालात इंडिया के बारे में कुछ बदला या वैसा का वैसा ही है? युग शेखर ने पूछा। कॉलेज के ज़माने की बात कुछ और थी। जब हम दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं तो पता चलता है कि अपने देश की अहमियत क्या है। वहाँ के लोगों का प्यार, हमारे जैसा संस्कृति तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, रतन दत्त फक्र से बोला। सुनकर खुशी हुई कि अपना यार अपने देश के बारे में अब अच्छा सोचने लगा है। सचमुच तुझे देखकर दिल बाग बाग हो गया। पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई, वरना यह भाग दौड़ भरी जिंदगी में तो समय ही नहीं है, युग शेखर खुश होते हुए बोला, और इंटरकॉम दबाकर उसने अभय को अपने केबिन में बुलाया। केबिन का दरवाजा खोलकर अभय अभी अंदर आया ही था कि युग शेखर उत्सुकता से बोल पड़ा। अभय, इनसे मिलो, यही है मेरे यार दिलदार मजनू आशिक दिलफेक रतन, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया करता था। देखो इसे, यह आज भी वैसा का वैसा ही स्मार्ट है। कॉलेज के दिनों में प्यार के मामले में इसका जवाब नहीं था। हमारे बहुत से फ्रेंड इसके प्यार के टिप्स लिया करते थे। ऐसा मैंने पहला शख्स देखा था जो कि दिलफेक के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल था, और तो और इसने मुझ पर बहुत सारे एहसान भी किए थे। युग शेखर थोड़ा भावुक सा हो गया था। छोड़ यार, तो क्या लेकर बैठ गया, रतन दत्त झेपते हुए बोला। तू मुझे बोल लेने दे। तू मुझे बिना बताए अमेरिका पढ़ने चला गया और फिर वही का होकर रह गया। आज तक मैं तेरे एहसानों के तले दबा हुआ। दोस्ती में कुछ एहसान शब्द नहीं होता युग, रतन ने कहा। तू ठीक बोल रहा है कुतुब मीनार, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गया हूँ, कहते हुए युग शेखर ने एक लंबी सांस ली और अभय की तरफ देखा। अभय समझ गया, वो केबिन से बाहर निकल गया। बाय द वे, तेरे भारत आने का पर्पस है या फिर घूमने फिरने के इरादे से आया है, युग शेखर ने पूछा। क्यों, मैं बिना किसी उद्देश्य से इंडिया नहीं आ सकता, रतन दत्त ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जहां तक मैं तेरे बारे में जानता हूं, तू अपनी पर्सनल जिंदगी में भी काफी पेशेवर है। कुछ हद तक तो तू ठीक कह रहा है। मैं अपने चचेरी बहन की शादी अटेंड करने आया हूं, रतन दत्त बोला। गोलकुंडा किला, अगर तू बुरा न माने तो एक बात पूछूं, युग शेखर ने कहा। एक ही बात पूछना, वरना तुम जासूस लोग तो, रतन दत्त मुस्कुराते हुए बोला। तू तो अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका में ही सेटल्ड हो गया था। अभी मुझे मालूम नहीं है कि तूने शादी की कि नहीं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि तुम्हारे अंकल ने तुम लोगों के हिस्से की भी प्रॉपर्टी हड़प ली थी और तुम लोगों से में दुश्मनी हो गई थी। फिर ये चचेरी बहन की शादी में आना मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, युग शेखर सोचते हुए बोला। चिकने, रिश्ता तोड़ने से टूटता है और जोड़ने से जुड़ता है। अंकल को जो करना था उन्होंने किया। यह कोई ज़रूरी तो नहीं कि जो उन्होंने हमारे साथ बुरा किया हो तो हम भी उनके साथ बुरा ही करें और फिर वो
बीती बात है, अब मैं अपने से कमा कर अपनी पहचान बना चुका हूं। रतन दत्त ने फिलोसफिकल अंदाज में कहा। तेरा मेरे पास आने का मकसद है या वाकई तुझे मेरी याद सता रही थी सो मिलने आ गया? युगशेखर ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। दोनों बातें हैं। मैं तेरे से मिलना चाहता था और साथ में इंडिया में आते ही परेशानियों ने मुझे घेर लिया। तू मुझे अवसर दे, मैं तेरी परेशानी को दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है मेरी परेशानी का हल तेरे पास ही है। हमें एक जासूस की तलाश थी और अंकल ने तेरा नाम लिया। वो बोले कि तुमसे बेहतर जासूस हैदराबाद में तो नहीं मिलेगा। तब मुझे पता चला कि तू जासूस बन गया है। मुझे मालूम है मेरे परिवार को परेशानियों से सिर्फ तू ही उबार सकता है। पुराने किले पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता तेरी परेशानी क्या है। तू मेरे अंकल क्रिमिनल लॉयर भैरव दत्त को जानता ही होगा, रतन दत्त बोला। अच्छा, क्रिमिनल लॉयर भैरव दत्त तेरे अंकल हैं? बहुत खूबिया, मैं तो उनको बहुत ही करीब से जानता हूँ। उनसे कई बार मेरी मुलाकात हो चुकी है। मेरा तो काम धंधा ही उनके पैसे से मिलता जुलता है। और जहाँ तक मिस्टर भैरव दत्त का सवाल है, उन्हें जानने वाले देश में नहीं विदेश में भी हैं। युगशेखर हैरानी भरी नज़रों से रतन दत्त को देखते हुए बोला। मैं अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका से मुंबई आया और वहाँ से हैदराबाद एक्सप्रेस पकड़कर हैदराबाद आया। तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अभी तक शादी नहीं की है। अंकल ने स्टेशन पे कार के साथ ड्राइवर भेज दिया था। हम लोग आ रहे थे सुबह का, यही कोई 6:15 हुआ होगा। रतन दत्त कुछ पल के लिए रुका और फिर बोला। हमने पंजागुट्टा फ्लाईओवर से उतरकर जुबली हिल्स का रुख किया। अभी बमुश्किल हम 50 मीटर ही बढ़े होंगे कि हमारी कार को रुकवाकर हमें लूट लिया गया। व्हाट? युगशेखर ने अविश्वसनीय तरीके से रतन दत्त को देखा, जैसे उसे उसकी बातों पर विश्वास न हो रहा। हाँ, कुछ बदमाशों ने हमें लूट लिया, कहते हुए रतन दत्त ने सारा वृतांत कह सुनाया। युगशेखर का दिमाग अभी भी विश्वास करने को तैयार न था। सामान मिला कि नहीं? युगशेखर ने पूछा। सामान को तो गोली मार, अब ये असली बात सुन। यानी कि अभी तक तू नकली बात सुना रहा था? मेरा मतलब है कि प्रॉब्लम कुछ और है, और यह तो उस प्रॉब्लम के आगे बहुत छोटी प्रॉब्लम है। तो बड़ी प्रॉब्लम ही सुना, युगशेखर उत्सुकतावश बोला। मेरे अंकल यानी कि भैरव दत्त की सबसे छोटी बेटी का नाम खुशबू है। अंकल की 2 बड़ी बेटियां हैं जिनका नाम ज्योति और नीलू है। दोनों की शादी हो चुकी है। नीलू अपने पति पीयूष अस्थाना, जो कि एक जाने माने डॉक्टर है, के साथ अमेरिका में रहती है, जबकि ज्योति अपने पति रसिक रंजन पायल के साथ बंजारा हिल्स में रहती है। रसिक रंजन पायल हिंदी और तेलुगु धारावाहिक के निर्माता है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि नीलू और ज्योति ने प्रेम विवाह किया था। अंकल को बेटा नहीं होने की वजह से उन्होंने खुशबू की परवरिश एक बेटे जैसे की है। अंकल आंटी खुशबू से बहुत प्यार करते हैं। रतन दत्त के होठ कुछ देर के लिए रुके। उसे एक लंबी सांस खींची और बोलना जारी रखा। नए साल के जश्न के लिए खुशबू अपने सहेलियों के साथ गोवा गई हुई थी। गोवा से उसके साथ दिगंबर नाम का एक शख्स भी आया। खुशबू के अनुसार उसे गोवा में दिगंबर से प्यार हो गया, क्योंकि एक दुर्घटना में दिगंबर ने उसकी जान बचाई थी। वो दिगंबर से शादी करना चाहती थी और उसने बिना अंकल आंटी को बताए अंकल आंटी के शादी के सालगिरह के दिन लोगों से खचाखच भरे पार्टी में उसने खुद दिगंबर से मंगनी का ऐलान कर दिया और उसी पार्टी में मंगनी भी कर ली। रतन दत्त ने फिर एक लंबी सांस भरी और बोलना जारी रखा। पार्टी में लोक लाज की वजह से अंकल आंटी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद अंकल आंटी ने खुशबू को दिगंबर से शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि अंकल ने खुशबू की शादी अपने जिगरी दोस्त नीलकंठ मणि के बेटे से फिक्स कर दी थी। इस बात की खबर खुशबू को भी थी। अंकल आंटी की तमाम कोशिश के बाद भी खुशबू टस से मस नहीं हुई और अपने आप को खत्म करने की धमकी देने लगी। मरता क्या न करता। अंत में बेटी के प्यार में अंकल आंटी ने हथियार डाल दिए और दिगंबर से खुशबू की शादी को राजी हो गए। रतन दत्त ने फिर से डीप ब्रेथ लिया। युगशेखर अपना दाहिना हाथ अपने गाल पर रखकर ध्यान से रतन की बातें सुन रहा था। रतन आगे बोला। फिर अंकल ने नीलकंठ मणि के बेटे से रिश्ता तोड़ दिया। इससे नीलकंठ मणि बहुत नाराज हुआ और अंकल को बोला कि खुशबू की शादी वो किसी और से नहीं होने देगा। फिर
युगशेखर उत्सुकतावश पूछ बैठा। उसके बाद अंकल आंटी ने खुशबू की शादी की तैयारी शुरू कर दी। दिगंबर के साथ उसी डेट पर जिस पर नीलकंठमणि के बेटे के साथ पहले से फिक्स थी। शादी में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। सब नॉर्मल चल रहा था कि 2 दिनों से खुशबू को एक धमकी भरा फोन आ रहा है कि शादी मत करो वरना शादी वाले दिन ही तुमको जान से मार देंगे। पहले दिन को खुशबू ने इस बात को छुपाया, लेकिन बाद में वो डर गई। तब उसने अंकल को इस बात की जानकारी दी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाया? युगशेखर अपने चेयर पर तन के बैठते हुए बोला। अंकल ने रिपोर्ट दर्ज तो करवाई थी, लेकिन पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि जिस मोबाइल से धमकी आ रही है उसका लोकेशन हमेशा बदल जाता है। कभी इस राज्य तो कभी उस राज्य। हमने कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन बाकी समय में अज्ञात फोनकर्ता का मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। अब तुमने मुझसे क्या उम्मीद लगा रखी है? युगशेखर ने पूछा। मेरा मतलब कि अंकल चाहते हैं कि इस केस को तुम अपने हाथ में लेकर अज्ञात फोनकर्ता का पता लगाओ और हमें मुसीबत से बचाओ। माय डियर ओबामा, तूने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अभी मेरे पास 2 केस है जिसमें मैं बुरी तरह से उलझा हुआ हूँ, और ईमानदारी से बताऊं तो एक और केस हाथ में लेना बाकी दोनों केस से मेरा ध्यान भटका सकता है। युगशेखर चिंतित होते हुए बोला। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तू बदल गया है। कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तेरा फ्रेंड हूं तो तेरी फीस नहीं दूंगा? अगर तू इस गलतफहमी में है तो ऐसा मत सोचना। यह मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। फीस जो तू चाहेगा उतना मिलेगा। रतन दत्त थोड़ी ऊंची आवाज में बोला। यह बात नहीं है रतन, मैं तुझे मुंहमांगी फीस दूंगा। लेकिन युगशेखर ने कुछ कहना चाहा। उसकी बात बीच में ही काटकर रतन दत्त ने अपनी दोनों हाथों को से युगशेखर के टेबल पर रखे हुए हाथों को पकड़ता हुआ बोला, तुझे हमारी दोस्ती की कसम। देख बे चारमीनार, तू मुझे कसम मत दे। तेरे कुछ एहसान पहले से ही मुझ पर है और मेरे ऊपर मत लाद। मैं कोशिश करूंगा कि अज्ञात फोनकर्ता का पता लगा सकूं। युगशेखर ने रतन दत्त के आगे हथियार डालते हुए कहा। मुझे मालूम है तू अगर कोशिश करेगा तो वो बच नहीं सकता। रतन दत्त का चेहरा खिल गया। फिर रतन दत्त ही बोला, मैं एक चेक लाया हूं, तू इस पर अपनी मर्जी से रकम भर ले। रतन दत्त ने अपनी टी शर्ट के जेब से एक चेक निकाला और युगशेखर की तरफ बढ़ा दिया। मैं केस कंप्लीट किए बिना फीस नहीं लेता। यह मेरा उसूल है और भगवान की दुआ से धन संपत्ति की मुझे कोई कमी नहीं। जासूस तो मैं समाज से बुराई को दूर करने और गुनाहगारों को सजा दिलवाने के लिए बना हूं। युगशेखर ने चेक को छुए बिना कहा। रतन दत्त ने आश्चर्य से युगशेखर को देखा। मुझे मालूम है तू जिद्दी है, इसलिए यह चेक मैं अपने पास रखता हूं, तुझे उचित समय पर दूंगा। रतन दत्त चेक को अपनी जेब के हवाले करता हुआ बोला। अब बोल, मेरे लिए क्या हुक्म है? युगशेखर ने पूछा। तू बता चिकने, तू अपनी छानबीन कहां से शुरू करेगा? रतन दत्त ने जवाब देने की बजाय उल्टा युगशेखर से ही सवाल पूछ दिया। चल, पहले मैं तेरे परिवार वालों से मिलकर ही इस केस की शुरुआत करता हूं। कहते हुए युगशेखर अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। रतन दत्त भी खड़ा हो गया। युगशेखर और रतन दत्त केबिन से बाहर निकले। केबिन से बाहर निकलते युगशेखर की निगाहें केबिन के दरवाजे के बाहर पड़ी। वो चौंक पड़ा। तुम यहां? फिर वह कठोर शब्द में बोला, तुम यहां मेरी केबिन के पास क्या कर रही हो? जी, मैं गोलू से मिलने आई थी। लड़की डरते हुए बोले। गोलू? युगशेखर की आंखें और होठ गोल हुए। गुरुजी, ये मुझसे मिलने आई है, प्यार से मुझे गोलू कहती है, यही अंशु है। अभय आगे बढ़ता हुआ बोला। घायल परिंदे, अब तो ये ऑफिस भी आने लगे, सुधर जा या फिर तू नहीं सुधरेगा। युगशेखर ने बनावटी गुस्सा दिखाया। आखिर शिष्य किसका हूं? अभय आंखें नचाता हुआ बोला। यानी कि नहीं सुधरेगा? मेरे दिए छूट का तू नाजायज फायदा उठा रहा है? गुरुजी, अभय बोल न सका। ऑफिस में सब नहीं चलेगा, युगशेखर ने आगे बढ़ते हुए सपाट लहजे में कहा। जो हुक्म मेरे आका, अभय ने सिर झुकाते हुए कहा। युगशेखर आगे बढ़ गया।
रतन दत्त भी युगशेखर की रफ्तार में आगे बढ़ा। युगशेखर का दिमाग खुशबू केस की तरफ हो गया था। वो कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। वह इस बात से अनजान था कि उसके पीछे दो आंखों में विजयी चमक उभर गई थी। धन्यवाद।